दिल्ली के ओनर किरण कुमार का फिलहाल का जो डायलॉग बहुत फेमस चल रहा है वो ये कि मुझे ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ दाम बढ़ाने आता हूं, खरीदने नहीं। आईपीएल 2024 ऑक्शन के पहले दिन कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स हमें देखने को मिले और कुछ ऐसे मास्टरमाइंड मोमेंट्स देखने को मिले जो आप देख करके हैरान हो जाते। जब मास्टरमाइंड किरण कुमार ने एलएसजी को कैसे फंसाया उनको खुद नहीं पता चला, जब उन्होंने पंजाब किंग्स को कैसे फंसाया उन्हें खुद नहीं पता चला, और कुछ ऐसे मोमेंट जहां पर आरसीबी क्या कर रही थी, फैंस परेशान हो गए, और फिर कुछ ऐसा मोमेंट जहां पर एक वो खिलाड़ी जो इंडिया को लेकर के खूब रील्स बनाता है, खूब बातें करता है, पुष्पा में आने वाला और बहुत सारी बातें इंडिया को लेकर के, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में उसको धोखा मिल गया, जो कि 2015, 17, 19 का ऑरेंज कैप होल्डर रहा, और बहुत सारी बातें जो काफी शॉकिंग थी, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे द मास्टरमाइंड किरण कुमार से। किरण कुमार दिल्ली कैपिटल्स के ओनर, इन्होंने जिस तरह से ये ऑक्शन करा है शायद सबको सीखना चाहिए। जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, जैसे श्रेयस अय्यर को उनके एक्चुअल प्राइस से काफी ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया और सामने वाली टीम फिर उनको पता ही नहीं चला, वो खुश हो रही थी कि जी हमने इनको खरीद लिया, और बाद में जाकर कहीं रियलाइज हुआ कि यार ये तो हम फंस गए। सबसे पहले श्रेयस अय्यर, जब श्रेयस अय्यर का नाम आता है तो 4 सेकंड 5 सेकंड तक, या यूं कहूं कि 10 सेकंड तक कोई भी टीम आगे नहीं आती है। आप सोचो कि श्रेयस अय्यर 2 करोड़ बेस प्राइस, कोई टीम बिड नहीं कर रही है। केकेआर को थोड़ा बुरा लगता है, केकेआर सोचती है यार हमारा ही कैप्टन था, बेस प्राइस कर देते हैं, बिड कर देते हैं बेस प्राइस, वो 2 CR बेस प्राइस के लिए कर देती है, चलो ठीक है 20 लाख और बढ़ा करके उन्होंने प्राइस वहां पर रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे बिडिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद क्योंकि पंजाब किंग्स को कैप्टन चाहिए था, सो पंजाब किंग्स धीरे से बिडिंग करती है कि हाँ चलो ठीक है जी हम थोड़े प्राइस पे ले लेंगे, फिर थोड़ा आगे जाता है, फिर धीरे धीरे बिडिंग जब शुरू होती है 10 करोड़ तक पहुंचती है कि क्या वहां पर बैक ऑफ कर जाता है कि नहीं यार, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, उनको लगता है यार हमारा कैप्टन था, इज्जत मिल गई, 10 करोड़ काफी है, अब यहां से जो भी टीम ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मना कर देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ओनर देखते हैं कि भैया 10 करोड़ में तो नहीं जाने देंगे, पंजाब जो है वो काफी डेस्परेट लग रही है कैप्टन के लिए, और उस कैप्टन के लिए जो अभी आईपीएल जिता करके आया और उसकी खुद की टीम उसको छोड़ रही है 10 करोड़ में, तो इसका मतलब है कुछ करना पड़ेगा, और फिर वो बिडिंग शुरू करते हैं। आप सोचो कि जो इंसान 10 करोड़ तक इंटरेस्टेड नहीं था, उसके बाद अचानक से इंटरेस्ट कहां से आ गया। भाई इंटरेस्ट होता तो 2-2.5 करोड़ में पिक कर लेता, लेकिन उसने 10 करोड़ के बाद करना शुरू करा, और करते 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 उसको 26 तक लेकर चला गया। और पंजाब किंग्स जो कि सोच रही थी कि भाई बिकॉज स्टार्टिंग में आ गए थे, अच्छे खासे पैसे थे, पंजाब का सबसे ज्यादा पैसे थे, करते करते जब पंजाब ने 26-75 26 करोड़ 75 लाख करा, तो दिल्ली ने बोला कि नहीं नहीं आप ही इसको रख लो। पहला मास्टरमाइंड। दूसरा मास्टरमाइंड उन्होंने खेला ऋषभ पंत के साथ, जो कि नेक्स्ट लेवल था। मतलब दूसरा वाला तो ऐसा था जो मैं खुद देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ऋषभ पंत ने यह बात साफ साफ कही थी कि जी मेरा और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो डिफरेंसेस आया वो पैसे की वजह से नहीं आया। जब सुनील गावस्कर ने कह दिया था कि हो सकता है दिल्ली फिर से पिक कर ले ज्यादा पैसे दे करके, लेकिन ऋषभ ने कहा कि जी नहीं, हमारे बीच में जो दूरियां आई है ना वो पैसों की वजह से नहीं आई हैं, वो मुझे कम में पिक कर सकते थे, लेकिन पैसे की कोई बात ही नहीं है। अब आप सोचो जब पैसे की कोई बात नहीं थी, ऋषभ पंत का नाम आता है, एसआरएच इंटरेस्ट लेती है और टीम इंटरेस्ट लेती है, धीरे धीरे बिडिंग आगे बढ़ती है। आरसीबी जिसको लेकर के सबसे ज्यादा नजर लोगों की थी, भाई आरसीबी जरूर बिड करेगी, वो बिड करती है, बट फॉर सम रीजन 10 करोड़ के बाद वो भी पीछे हट जाती है। फिर एलएसजी और एसआरएच के बीच में फाइट चल रही है 20 करोड़ पर जाकर के जब वो एलएसजी के पास रुक जाते हैं, वहां पर किरण कुमार के दिमाग में कुछ तो चलता है और उनसे पूछा जाता है क्या आप आरटीएम करोगे। सबको पता था कि वो आरटीएम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर उनको रिटेन करना होता तो वो 18 करोड़ में रिटेन कर सकते थे, 20 करोड़ में वो आरटीएम क्यों करेंगे। बट देन किरण का दिमाग, द स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने कहा हाँ जी मैं आरटीएम करूंगा। एसआरएच को कहा जाता है कि सॉरी एलएसडी को कहा जाता है आप कितने प्राइस बढ़ा सकते हो, आप एक प्राइस बढ़ाकर बताओ, उसके बाद अगर डीसीओ प्राइस देने को तैयार है तो ठीक है, वरना ये प्लेयर आपका हो गया। वो सीधा कहते हैं 27 करोड़। डीसी कहता है नहीं जी हम आरटीएम नहीं करेंगे, 27 करोड़ में आप ले जाओ। दो खिलाड़ी, एक 26-75 मतलब लगभग 27 करोड़, और एक 27 करोड़, सो दो टेक्निकली 27 करोड़ उसने वो खिलाड़ी को बेच दिया जो 15-18 के आसपास में जा सकता था। दैट इज हाउ दिस स्ट्रैटेजिस्ट वर्क। और सेकंड वाला जो था ना ऋषभ पंत वाला, वो तो शायद खैर ऐसा था कि भैया वो क्यों ही लेगा, आप ये तो सोचो। बट मास्टरमाइंड जो होते हैं वो मास्टरमाइंड होते हैं। खैर उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखते हो कि डेविड वार्नर, वो डेविड वार्नर जो इंडिया को लेकर के एक अलग स्पेस रखते हैं अपने दिल में, वो डेविड वार्नर जिनको हम अक्सर इंडिया के गानों पर, बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते हुए देखते हैं, और साउथ में जो पुष्पा मूवी आई थी उसको, और साउथ के काफी एक्टर से उनकी बातचीत अच्छी है। मतलब बात तो यहां तक थी कि भाई पुष्पा के आगे आने वाली सीरीज में वो फीचर भी होने वाले हैं, इतना इंडियन वो हो गए हैं। और आईपीएल जहां पर एक बार उनको सनराइजर हैदराबाद से धोखा मिला था, उसके बाद इस बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं 2025 आईपीएल में विराट कोहली के साथ खेलना चाहता हूं।
लेकिन इस बार किसी भी टीम ने उन पर बिड नहीं किया। सोचो, डेविड वार्नर यार 2015, 2017, 2019 ऑरेंज कैप होल्डर, अपनी टीम को आरसीबी को हरा करके ट्रॉफी दिलाने वाले और हर तरह से हर शोबे में हर फील्ड में एक बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन उसको पिक नहीं किया जाता है। क्या इस वजह से क्योंकि वो रिटायर हो गया? क्या इस वजह से क्योंकि आप उसकी वो टच वो फॉर्म वो बात नहीं रही? या फिर बस कहते हैं ना वो कि जी हो गया आपका, मतलब आपका यहीं तक था, आपका हो गया? डेविड वार्नर का भी हो गया। सो यस, एक बहुत ज्यादा शॉकिंग था डेविड वार्नर का ना होना। उसके बाद अगर किसी ने शॉक दिया तो वो दिया आरसीबी ने। आरसीबी ने सिराज पर आरटीएम नहीं यूज करा। आरसीबी ने केएल राहुल के लिए 14 करोड़ प्राइस देना सही नहीं समझा, जो कि राहुल ने खुद सामने से कहा था कि जी मैं चाहता हूं कि मैं आकर के खेलूं आरसीबी की तरफ से, बैंगलोर की तरफ से, क्योंकि वो मेरा घर है। बैंगलोर ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम पैसे बचा कर रखेंगे फॉरेन प्लेयर्स के लिए, और बाकी हम छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं वो खरीद लेंगे, बट हम फॉरेन प्लेयर्स के लिए पैसे बचा कर रखेंगे। आरसीबी ने पिक नहीं किया। आरसीबी ने और बहुत सारे प्लेयर उनके पास आते गए, लोगों ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा नहीं जी हम ठीक हैं। ईशान किशन एक टाइम पर लोगों को लगा था कि जी ईशान तो पक्का जाएंगे आरसीबी की तरफ से, लेकिन फिर उन्होंने फिल सॉल्ट को लेना सही समझा, फिल सॉल्ट पे पैसे सारे लगा दिए, और जब तक ईशान आए तब तक उनके पास ऑलरेडी एक विकेट कीपर बैटर था, तो ईशान का पत्ता वहां भी कट गया। तो यस, आरसीबी आरसीबी के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस मैनेजमेंट ने एक बार फिर से कचरा कर दिया है, और इस साला तो बिल्कुल भी कप नहीं नाम दे। जिस तरह की इन्होंने टीम तैयार करी है, जिस तरह से इन्होंने मतलब जो इंटरेस्ट दिखाया था कि भैया आरसीबी जो है वो पंत की तरफ जाएगी, आरसीबी जो है वो ईशान किशन की तरफ जाने का सोच रही है, आरसीबी जो है वो केएल राहुल की तरफ जाने का सोच रही है, आरसीबी कहीं का नहीं सोच रही। मैक्सवेल वैक्सवेल सब सबको छोड़ दिया कि भैया सब जाओ जाओ सब जाओ। अब यहां पर आरसीबी क्या करेगी करो तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन कुछ टीम्स थी जिन्होंने बहुत स्मार्टली खेला है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स। उन्होंने आरटीएम सही जगह लगाया, उन्होंने सही सही प्लेयर्स को, रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे को रख लिया, अश्विन को वापस बुला लिया। अब अश्विन जड्डू दोबारा आपको दिखेंगे। जैसे मुंबई इंडियंस के बाद ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह साथ में आ गए हैं, और सनराइज हैदराबाद जो है वो आपको एक अच्छी यूनिट दिख रही है, जहां पर सारे एक्सप्लोसिव बैटर हैं, तो चाहे तो वो चांद तक जाएंगे या तो शाम तक जाएंगे। हालांकि उसमें ईशान किशन की पोजीशन को लेकर के थोड़ा सवाल जरूर है, लेकिन ये कुछ अच्छे पॉजिटिव्स और कुछ दिमाग लगा करके ऑक्शंस किए गई हुई टीम लग रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ आरसीबी जैसी टीम है, पंजाब जैसी टीम है, जो मानो ऐसा लगा कि बस गए, पंजाब ने तो बस जा करके लुटा करके वो आ गए। और इनफैक्ट अर्शदीप वाले केस में भी इन्होंने बहुत दिमाग लगाया और अर्शदीप का ही प्राइस बढ़ाया। और सोचो एंड में दिल्ली कैपिटल्स ने किसको खरीदा? एंड में दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीद लिया और स्टार्क को अपने पास कर लिया 11.75 में। दिस इज द मास्टरमाइंड, दिस इज द मास्टरमाइंड किरण कुमार। खैर, डे वन काफी एक्साइटिंग रहा। डे वन में बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसको लेकर के दुनिया बात कर रही है, जिसको लेकर के हो रहा है कि भाई कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज था। और डे टू में अब क्या होगा? कुछ कम प्लेयर्स बच रहे हैं और बहुत सारे पैसे भी नहीं है, सारे पैसे डे वन पर खत्म हो गए, बहुत थोड़ा थोड़ा पर्स वैल्यू सबका बच रहा है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डे टू पर क्या क्या होता है। बट ये जो शॉकिंग और ये जो कुछ जबरदस्त माइंड ब्लोइंग चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी। क्या आपको लगता है इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ है जो आपको लगता है कि यार आप शायद ये भूल गए? हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये तो रह गया, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था। अगर आपको कुछ लगता है जैसे देवदूत पडिक्कल का अनसोल्ड होना या फिर कुछ और जो आपके हिसाब से इन सबसे भी ज्यादा शॉकिंग था या इस लिस्ट में आना बनता है, तो मुझे उसको कमेंट में जरूर बताएं। एंड व्हाट वाज योर लाइक द शॉकिंग इनमें से या फिर कुछ और में से, वो भी मुझे जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।